फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बेसिकली हमारा चैनल जो है वो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करता है। तो आपको लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में अपडेट रहना है या आप उसको इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो आज हम लोग एक और जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो एनआई एक्ट के बारे में है। और ये सेक्शन 143A को कवर करता है जिसमें इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान होता है। उसके अंतर्गत क्या रहता है कि अगर कोई बंदे का चेक डिसऑनर हो गया है तो जिसको हम लोगों ने चेक इशू किया है वो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। तो विदाउट इवन फाइनल जजमेंट के जज अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से 20% तक इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड करवा सकता है ताकि एक जो चेक लगाने वाला है उसको एक रिलीफ मिल सके। तो ये केस आज उसी के बारे में है। तो ये केस है श्री गुरुदत्ता शुगर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और पृथ्वीराज संजय राव देशमुख। तो अब इस केस में क्या डिसाइड हुआ है कि जो चेक इश्यू करता है, जैसे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या कॉर्पोरेट बॉडी होती है, उसके अंदर एक ऑथराइज सिग्नेचरी होता है जो चेक को साइन करके इशू करता है। तो क्या ये इंटरिम मेंटेनेंस उन पे लगाया जा सकता है? क्या ऑथराइज सिग्नेचरी हेल्ड रिलायबल होगा? तो यही आज इस जजमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले केस के ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। ये केस जो है वो इंटरिम पेमेंट का है जो कि सेक्शन 143 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। अब होता क्या है कि एग्रीमेंट या पेमेंट क्या होता है कि जो अपीलेंट होता है वो एक सेवरल एग्रीमेंट करता है कैन एग्रो एनर्जी इंडिया लिमिटेड से शुगर कैन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो उसके लिए वो क्या करता है कि एडवांस पेमेंट देता है 63 करोड़ 46 लाख का, ताकि उसको शुगर कैन सप्लाई हो और वो प्रोसेस करके शुगर बना सके। अब कैन क्या होता है कि जो शुगर है वो प्रोवाइड करवाने में फेल हो जाता है और वो रिफंड भी जो होता है वो एडवांस का दे नहीं पाता। इससे एग्रीड होके पार्टी क्या करती है कि उनसे चेक डिमांड करती है। तो जो दो चेक होता है वो लोग इशू करते हैं 51 करोड़ 64 लाख 41,300 रुपीज़ का टू द रिस्पोंडेंट। अब चेक क्या होता है कि डिसऑनर हो जाता है 2/6/2020 को बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। तो जब इनसफिशिएंट फंड्स के लिए चेक डिसऑनर हो गया तो आपको पता होगा कि कार्रवाई जो होगी वो सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंदर हो सकती है। तो इसी से एग्रीव्ड होकर एक कंप्लेंट फाइल होती है जुडिकल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोल्हापुर के अंदर। और जो प्रोसीडिंग होती है वो स्टे हो जाती है क्योंकि कैन क्या होता है इन ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी के लिए चला जाता है आईबीसी के अंदर। तो जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसके अंदर जाता है और वो कहता है कि चूंकि हम लोग इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो इसके लिए इस प्रोसीडिंग को रोका जाए। अब उसके बाद क्या होता है कि जो जुडिकल मजिस्ट्रेट होता है वो पूरी को नहीं मानता और एक डायरेक्ट कर देता है रिस्पोंडेंट को कि एटलीस्ट 4% जो है वो टोटल चेक का अमाउंट इंट्रीम मेंटेन कंपनसेशन के लिए देना पड़ेगा। इससे एग्रीड होकर जो रिस्पोंडेंट है वो चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाते हैं स्टे लगाने के लिए, बॉम्बे हाई कोर्ट, जो इंट्रीम कंपनसेशन को इम्पोज किया है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे की क्वेश्चन क्या आता है कि जो सिग्नेचरी है, जो जो ऑथराइज सिग्नेचरी है उस चेक पे, क्या वो कंसीडर किया जाएगा एज ए ड्रॉवर अंडर सेक्शन 143 है? इस पे हाईकोर्ट का रिस्पॉन्स जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। हाईकोर्ट ये बोलता है कि जो कंपनी या कॉर्पोरेट है उसको एज एन इंडिविजुअल ड्रॉअर कंसिडर किया जाएगा, ना कि ऑथराइज सिग्नेचरी को। क्योंकि ऑथराइज सिग्नेचरी जो मैनेजमेंट है या कंपनी के डायरेक्टर्स है वो टोटली अलग एंटिटी है और लॉ के अंदर जो कंपनी और कॉर्पोरेट है वो अलग एंटिटी है। तो ड्रॉअर हमेशा जो होगा वो कंपनी होगी या कॉर्पोरेट होगा जो एक खुद एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इन लॉ के अंदर। तो इसके लिए ऑथराइज सिग्नेचरी को एज ए ड्रॉवर यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो उनसे नहीं लिया जा सकता, वो कंपनी से ही लिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रॉवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेक्शन 7 एनआई एक्ट के अंदर ऑलरेडी दी गई है कि क्या लाइबिलिटी रहती है ड्रॉवर की, और ऑथराइज सिग्नेचरी जो होता है वो ड्रॉवर कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब इसमें जनरल रूल क्या होता है कि विस्क्रस लिएबिलिटी जो है वो एक सेक्शन 141 के अंदर एनआई एक्ट के अंदर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कंपनी की लिएबिलिटी है वो एक्सटेंड होती है उनके ऑफिसर्स पे। अगर कभी कोई सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंदर कोई मैटर आता है कि उसमें ऑथराइज सिग्नेचरी है और वो ऑलरेडी उस कंपनी का पार्ट है और वो लोग कोई चेक इशू करते हैं, तो विस्क्रस लिएबिलिटी के अंदर वो सेक्शन 141 के अंदर उनको भी इंक्लूड करते हैं।
अब जो इंटरप्रिटेशन निकाला गया है सेक्शन 143 का, जो हो गया हाई कोर्ट ने ये बोला है कि उसकी जो प्लान लैंग्वेज है उसी को एज ए कंसीडर किया जाएगा, उसको ब्रॉडर लैंग्वेज में उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो 143 में ए में इंट्रीम मेंटेनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर की लिएबिलिटी होगी, नॉट सिग्नेचरी की। तो जो इंट्रीम मेंटेनेंस देना होगा वो हमेशा कंपनी या कॉर्पोरेट देगी, ना कि उनके ऑथराइज सिग्नेचरी या डायरेक्टर्स देंगे। अब इसके सपोर्टिंग जो जजमेंट्स थे, ये जजमेंट्स को आप देख सकते हैं, राइट। और अगर इसके लिंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको इसके जजमेंट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अपीलेंट का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि डायरेक्टर जो होना चाहिए वो भी लिएबल होना चाहिए कंपनी के सीआरपी, क्योंकि सीआरपी कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी एज ए पार्टी बनाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि उन्होंने एक अनीता हड़ा जो केस है, बहुत फेमस केस है, उसका भी जजमेंट अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। जो इंट्रीम रिलीफ होता है वो डायरेक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा अपीलेंट का कहना था। अब जो रिस्पोंडेंट का आर्ग्यूमेंट था कि जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो ऑथराइज सिग्नेचरी है उनको एज ए ड्रॉवर कंसिडर नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जो उन्होंने एक रेफरेंस दिया जजमेंट का, वो एन हर कृष्णन एंड के आहूजा का था। उसका भी अगर आपको जजमेंट चाहिए तो मैं दे दूंगा, या आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब हाईकोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन निकाला वो ये निकाला कि ड्रॉवर जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ड्रॉवर जो है ऑलरेडी डिफाइंड है सेक्शन 7 एनआई एक्ट के अंदर। और ड्रॉवर वही होता है जो चेक को इशू करता है। तो कंपनी के केस में और कॉर्पोरेट के केस में जो चेक इशू करता है वो कंपनी और कॉर्पोरेट करती है, ना कि ऑथराइज सिग्नेचरी। ऑथराइज सिग्नेचरी का मर यही है कि वो जस्ट एक साइन करेगा कंपनी के बिहाफ पे टू इशू द चेक। और जो सिक्योरिटी क्लियरिटी है जो लैंग्वेज में दे रखा है उसी को इम्पेसाइज करने पे फोकस किया, उसका ब्रॉडर मीन निकालने पे उन्होंने फोकस नहीं किया। अब जो डिसीजन है, जो अपील थी उसको डिसमिस किया गया, और जो क्वेश्चन था लॉ का उसको नेगेटिव आंसर दिया गया इसमें। और ये क्लियरिटी दी गई कि चेक प्रोटेक्शन और लिएबिलिटी के अंदर क्या होना चाहिए, सेक्शन 141 के अंदर क्या होना चाहिए, जो इसके लिएबिलिटी है ड्रॉवर की वो किस केसेस में इस पे डायरेक्टर्स पे इम्पोज की जा सकती है, इंट्रीम मेंटेनेंस हमेशा कौन देगा। तो डायरेक्टर्स और जो ऑथराइज सिग्नेचरी है वो कभी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते एज पर दिस जजमेंट। तो अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना या कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है लीगल के रिगार्डिंग तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हम लोग जजमेंट इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे और आपको हेल्प करेंगे आपके लीगल में। थैंक यू।